नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प उपन्यास अतुल कुमार राय का चांदपुर की चंदा, इसके कुछ खास हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास उपन्यास के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनके जरिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव चांदपुर, वहां की जिंदगी को थोड़ा समझ सकें। हाँ, मतलब मिशन यही है कि इन अंशों से गांव का वो जो सामाजिक ताना बाना है, वहाँ की जो रोजमर्रा की चुनौतियां हैं, लोगों की उम्मीदें और कभी-कभी जो विरोधाभास दिखते हैं। बिल्कुल। और हम देखेंगे कि पात्रों और घटनाओं के जरिए लेखक ने, जैसे शिक्षा है, समाज का दबाव है, प्रेम है, राजनीति भी है, इन सब मुद्दों को कैसे दिखाया है। तो फिर देर किस बात की, चलिए सीधे चलते हैं चांदपुर। कहानी शुरू होती है जनवरी 2006 से। बलिया स्टेशन पर घना कोहरा छाया हुआ है। हाँ, ट्रेनें लेट हैं और एक एक अजीब सी बेचैनी का माहौल है। और इसी माहौल में 5 लड़के उतरते हैं, बाहरी हैं, थोड़े घबराए हुए से लगते हैं। अजीब है ना, मतलब टूरिस्ट तो नहीं लग रहे। बिल्कुल अजीब। और पता है क्यों? उनका मकसद है चांदपुर जाकर इंटर की परीक्षा में नकल करना। क्या? नकल करने? हाँ, ये पहली ही लाइन में उस इलाके की एक कड़वी सच्चाई सामने आ जाती है। और फिर उन्हें एक ऑटो वाला मिलता है। वो तो भाई बड़ी बड़ी हाँकने लगता है। अरे हाँ। कहता है, डब्लू नेता, मैनेजर साहब, फलाने मास्टर, डेकाने मिस्त्री, सब उसकी जेब में है। मतलब पूरा नेटवर्क है उसका। हाँ, ये सिर्फ डींगे नहीं है। वो जिस कॉन्फिडेंस से नकल की सुविधा का वादा करता है कि बस सुविधा शुल्क दो और ब्लैक बोर्ड से छापो। या फिर कोई और तुम्हारी कॉपी लिख देगा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये चीजें कितनी कितनी नॉर्मल हो चुकी हैं वहां। ये कोई छुपी हुई बात नहीं, ये तो जैसे सिस्टम का हिस्सा बन गया है। भ्रष्टाचार कितना गहरा है ये पता चलता है। फिर ऑटो उन्हें लेकर चांदपुर की तरफ बढ़ता है। रास्ते का भी जिक्र है, सरयू नदी के किनारे का वो दियारा इलाका। हाँ, दियारा, वो कच्ची उपजाऊ जमीन जो नदी के साथ बनती बिगड़ती रहती है। उसका अपना एक अलग ही भूगोल है, अपना समाज है। और फिर वो पहुंचते हैं चांदपुर, एक गांव जो सरयू नदी और उसकी बाढ़ से लगातार जूझता रहता है। और गांव पहुंचते ही एक गहरा कंट्रास्ट, एक विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ तो गांव का पिछड़ापन दिखता है, मिट्टी के घर, कच्ची गलियां, और दूसरी तरफ वहीं गांव में पूर्व प्रधान है नथुनी सिंह, मतलब मैनेजर साहब। अच्छा, मैनेजर साहब। हाँ, उनका चमकता हुआ पक्का मकान है, ट्रैक्टर है, मोटर बाइक है, नौकर चाकर हैं। तो ये जो फर्क है ना, अमीर गरीब का। सिर्फ अमीर गरीब का नहीं, ये गांव के अंदर पावर और रिसोर्स कैसे बटे हुए हैं उसका भी एक नक्शा खींच देता है। तो ऐसे माहौल में शिक्षा का क्या हाल होगा, अंदाजा लगा सकते हैं। वो मनोहर मास्टर की हिंदी क्लास का सीन तो कमाल का है। कमाल का भी और चिंताजनक भी। टीचर और स्टूडेंट दोनों का रवैया देखो, कितना ढीला है। हाँ, क्लास में पढ़ाई कम हो रही है और नकल कैसे करनी है इस पे ज्यादा चर्चा चल रही है। और छात्र भी बेझिझक पूछ रहे हैं कि पर्ची कहाँ छिपानी है। और मजे की बात यह है कि इसे सीधे तबके राजनीति से जोड़ा जा रहा है। मुलायम सिंह की सरकार का जिक्र है। हाँ, जैसे ये बताने की कोशिश हो कि अगर ऊपर से ढील है तो वो नीचे तक कैसे पहुंचती है, कैसे सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। लेकिन उसी क्लास में एक लड़की है, पंकज। वो चुपचाप पढ़ने की कोशिश कर रही है। उसकी गंभीरता उस पूरे माहौल से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ मंटू है, वो लड़का जो 3 साल से इंटर पास नहीं कर पा रहा। उसकी छटपटाहट अलग दिखती है। और फिर आता है परीक्षा हॉल का सीन। वो तो जैसे नकल के कल्चर का खुला प्रदर्शन है। अरे बिल्कुल, खुलेआम पर्चियां चल रही हैं, सुविधा शुल्क वसूला जा रहा है, खिड़कियों से लोग उत्तर फेंक रहे हैं अंदर। और वो डब्ल्यू नेता का जिक्र है, उसका रसूख साफ दिखता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। हाँ, ये दिखा रहा है कि अगर आपके पास ताकत है या पैसा है तो नियम कानून कैसे बस ताक पर रख दिए जाते हैं। और इन सब के बीच पंकज अपनी कॉपी लिखने में लगी है, जबकि मंटू परेशान है क्योंकि वो नकल नहीं कर पा रहा। दो बिल्कुल अलग तस्वीरें। हाँ, ये विडंबना को और गहरा करती हैं। तो ये जो लड़की थी पंकज, जो उस अफरा तफरी में भी चुपचाप अपनी कॉपी लिख रही थी, उसकी कहानी क्या है? वो इस माहौल से तो बिल्कुल अलग लग रही थी। हाँ, पंकज की दुनिया बिल्कुल अलग है। वो एक अनाथ लड़की है। चाची, दादी, बहन पूनम और चाचा उमेश के साथ रहती है। अच्छा, परिवार तो है। परिवार है, लेकिन घर में भी उसके लिए सुकून नहीं है। चाची है, वो लगातार ताने मारती रहती है। मतलब, बाप ने सरसों नहीं बोया था, पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बनेगी, ससुराल वाले भगा देंगे, इस तरह की बातें। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये दिखाता है कि एक लड़की के लिए, खासकर अगर वो अनाथ हो,
तो घर के अंदर भी कितना संघर्ष हो सकता है। रोज का ताना सुनना। लेकिन वो हार नहीं मानती दिखती। उससे कविताओं में एक अलग दुनिया मिलती है ना। महादेवी वर्मा, दिनकर का जिक्र है। हाँ हाँ। जाग तुझको दूर जाना या दिनकर की कविताएं, ये शायद उसके लिए सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक तरह का सहारा है, एक इंस्पिरेशन है। उस गांव में जहां लड़कियों की पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, वहां उसकी ये पढ़ने की इच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर कहानी में एक और एंगल आता है सामाजिक दबाव का। मंटू का वो प्रेम पत्र। हाँ, वो प्रेम पत्र, वो उसे मिलता है तो वो डरती भी है, लेकिन एक हल्का सा खिंचाव भी महसूस करती है। कई महीनों तक उस पत्र को खोलकर पढ़ नहीं पाती। क्यों? वही मर्यादा, लाज, इज्जत, ये शब्द जैसे उसे जकड़े हुए हैं। समाज ने जो लड़कियों के लिए अदृश्य दीवारें बना रखी है ना, कि अपनी भावनाओं को महसूस करना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, ये वो दिखाती है। दूसरी तरफ है मंटू। शशि कुमार उसका असली नाम है। उसका कमरा, उसके कमरे का डिस्क्रिप्शन भी बड़ा दिलचस्प है। अरे हाँ, दीवारों पर फिल्मी हीरो हीरोइन के पोस्टर लगे हैं, मेज पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब रखी है और उस पर लैंप से टपका हुआ केरोसिन फैला है। क्या बात है, मतलब पूरा कॉन्ट्रास्ट। बिल्कुल। वो कमरा जैसे उसकी उलझनों का एक नक्शा है। एक तरफ पढ़ाई का प्रेशर है, दूसरी तरफ फिल्मों, गानों और वो आशिकी वाली शायरी में उसकी दिलचस्पी। फंसा हुआ लगता है वो। हाँ, वो पढ़ाई के दबाव और अपनी उम्र की जो दूसरी ख्वाहिशें होती हैं, उनके बीच फंसा हुआ है। उसका 3 साल से इंटर में फेल होना शायद इसी कश्मकश का नतीजा हो। उसके रिश्ते भी दिखाए गए। हाँ, दोस्त राकेश के साथ उसकी बातचीत, गांव के फूकन मिस्त्री। हाँ, फूकन मिस्त्री जो गाने भी कॉपी करके कैसेट पे बेचता है। या डॉक्टर सुखारी के यहाँ उसका आना जाना, ये सब उसके कैरेक्टर की झलकियां देते हैं। पढ़ाई में भले ही कमजोर हो, पर वो संवेदनशील लगता है। जैसे पंकज को लिखे उसके प्रेम पत्र से लगता है। हाँ, वो पत्र भी बड़ा मासूमियत से भरा है। फिल्मी गानों और डायलॉग्स का इस्तेमाल करता है अपनी बात कहने के लिए। ये दिखाता है कि बाहरी दुनिया का, सिनेमा का कितना असर है उस पर। लेकिन उसमें एक सच्चाई भी लगती है। वो जैसा फील करता है वैसा लिखने की कोशिश करता है, अंदाज भले ही थोड़ा फिल्मी हो। तो ये जो पात्र हैं पंकज और मंटू, ये गांव के एक बड़े सामाजिक ताने बाने का हिस्सा है। और ये ताना बाना असल में बुना कहाँ जाता है, कहाँ मिलती है गांव की नब्ज? वो मिलती है गांव के अड्डों पर, फूकन मिस्त्री की दुकान पर, खेदन की चाय की दुकान पर। अच्छा, ये है असली मीटिंग पॉइंट्स। सही का। ये सिर्फ दुकानें नहीं हैं, ये गांव के सूचना केंद्र हैं, एक तरह की चौपाल हैं। यहीं गांव भर की गपशप होती है। वो डॉक्टर सुखारी और उनकी साली गुड्डी जी के किस्से। हाँ, अफवाहें। बिल्कुल। चंगारी कवि हैं, वो अपनी कविताएं सुनाते हैं। और डब्ल्यू नेता, वो यहीं अपनी राजनीतिक गोटियां सेट करते हैं। ये जगहें गांव की नब्ज हैं असल में, है ना। जातिगत समीकरणों का भी जिक्र है, सीधे न सही पर इशारा मिलता है। हाँ, वो पृष्ठभूमि में मौजूद रहते हैं। पारंपरिक काम करने वाले लोग हैं, लोहार, हजाम, कहार, और उनके गांव से बाहर जाने की बातें, ये सब बदलते हुए ग्रामीण समाज और अर्थव्यवस्था की तरफ इशारा करते हैं। और राजनीति, मैनेजर साहब का रुतबा तो था, पर अब उनके बेटे डब्लू नेता का दौर है। हाँ, अब डब्लू नेता का टाइम है। और वो देखो कैसे सरस्वती पूजा जैसे धार्मिक मौकों का इस्तेमाल करता है अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने के लिए। मतलब धर्म और राजनीति का घालमेल। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे धर्म और संस्कृति का इस्तेमाल राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। और प्रधानी का चुनाव भी करीब है, माहौल गर्म है। डब्लू नेता और नेहकूबो के बीच सीधी टक्कर बताई गई है। हाँ, और चुनाव जीतने के लिए सब कुछ चल रहा है। पैसा, शराब, वादे। डब्लू नेता का वो सामूहिक विवाह कराने का वादा, वो भी इसी चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जो आगे चल के कहानी में बहुत अहम साबित होता है। हाँ, ये गांव की राजनीति का एक कच्चा चिट्ठा है। बिल्कुल। और इसी गहमा गहमी के बीच कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। रामेश्वर चौधरी की बेटी है गुड़िया, उसकी शादी। हाँ, झांझा बाबा जो गांव के एक सम्मानित बुजुर्ग हैं, वो मध्यस्थता करते हैं, लेकिन दहेज का दबाव वो बना रहता है। और शादी की रात जो होता है वो तो भयानक है, दहलाने वाला है। बिल्कुल। घराती और बाराती छोटी सी बात पर भयानक मारपीट शुरू हो जाती है। लाठियां चलती हैं, गोलियां चलती हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ होती है। ये सिर्फ दो पक्षों की लड़ाई नहीं लगती। नहीं, ये गांव में जो अंदर ही अंदर तनाव है, अहंकार है, हिंसा की प्रवृत्ति है, उसका जैसे एक विस्फोट है। और इस हिंसा के बाद मंटू और उसका दोस्त राकेश वो डरकर गांव से भाग जाते हैं। हाँ, सरयू पार दियारे में छिप जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं उनका नाम भी इस मामले में ना आ जाए। लेकिन असली त्रासदी तो अभी बाकी थी। शादी तो
जैसे तैसे हो जाती है। पर कुछ ही वक्त बाद खबर आती है कि गुड़िया ने उसने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्महत्या कर ली। हे भगवान। और इस सदमे से उसकी मां रमावती, उनकी भी मौत हो जाती है। ये घटना पूरे गांव को हिला देती है। मंटू और पंकज पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। ये दहेज जैसी जो सामाजिक बुराई है, उसका कितना भयानक चेहरा हो सकता है, ये सामने ला देता है। और जैसे इतना काफी न हो, इसके तुरंत बाद सरयू नदी में भयानक बाढ़ आ जाती है। हाँ, पूरा चांदपुर डूब जाता है। लोग अपना घर-बार सब छोड़कर ऊंची जगहों पर, बांध पर प्लास्टिक के तंबुओं में रहने को मजबूर हो जाते हैं। एक नया प्लास्टिक के तंबू वाला चांदपुर बस जाता है। ये बाढ़, ये सिर्फ तबाही लाती है या कुछ और भी? तबाही तो लाती ही है, लेकिन ये गांव के जीवन का जो चक्र है ना, विनाश और फिर से उठ खड़े होने की कोशिश, उसे भी दिखाती है। मुश्किल हालात में लोग कैसे एक दूसरे का सहारा बनते हैं, वो उनका लचीलापन भी दिखता है। और ये बाढ़, ये एक तरह से कहानी की पृष्ठभूमि ही बदल देती है। किरदारों को उनकी नॉर्मल जिंदगी से बाहर निकालकर एक नई कसौटी पर खड़ा कर लेती है। और इसी उजड़े हुए अस्थायी माहौल में पंकज और मंटू के बीच कुछ पल बनते हैं। हाँ, बाढ़ की वजह से गांव के जो सामाजिक बंधन हैं, वो थोड़े ढीले पड़ते हैं शायद, और वो नदी किनारे छिपकर मिल पाते हैं। पंकज अब भी डरी हुई है। हाँ, डरी हुई तो है। मंटू के उस पत्र से, समाज की नजरों से, वो मर्यादा का बोझ, गुड़िया की घटना ने उसके डर को और बढ़ा दिया होगा। लेकिन मंटू के लिए उसका खिंचाव, वो भी साफ नजर आता है। उनकी बातों में उनकी चिंताएं झलकती हैं, उनके अधूरे सपने दिखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पंकज पर शादी का दबाव बढ़ रहा है। वो डब्ल्यू नेता की सामूहिक विवाह योजना। हाँ, वो उसके चाची चाचा के लिए तो जैसे एक सुनहरा मौका है, बिना खर्च के शादी हो जाएगी। तो वो पंकज पर दबाव डालते हैं। ये तो पंकज के लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन हो गई। हाँ, एक तरफ मंटू के लिए बढ़ती ही भावनाएं, दूसरी तरफ परिवार का दबाव और समाज का डर। ये चौतरफा दबाव है। और इसी निराशा में, इसी घुटन में वो जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है। ओह। ये कदम, ये उसकी बेबसी की इंतहा है, और शायद उस घुटन भरे माहौल के खिलाफ उसका एक तरह का विद्रोह भी। पंकज के इस कदम से तो गांव में हड़कंप मच गया होगा। बिल्कुल। और तब सामने आते हैं झांझा बाबा। हाँ, झांझा बाबा। उनका क्या रोल रहता है? उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। वो गांव के उन बुजुर्गों में से हैं जिनकी बात का वजन है, लोग सुनते हैं। वो पंकज से मिलते हैं और उस बातचीत में वो एक कड़वी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। क्या? वो कहते हैं कि हाँ, ये सच है कि समाज अक्सर लड़कियों को चुप करा देता है, उनकी आवाज दबा देता है। उनका ये कहना सिर्फ पंकज को तसल्ली देना नहीं है, ये एक तरह से पूरी सामाजिक व्यवस्था पर एक कमेंट भी है। और फिर वो एक बड़ा कदम उठाते हैं। हाँ, वो डब्ल्यू नेता की वो जो राजनीतिक योजना थी ना, सामूहिक विवाह वाली, उसे दरकिनार करते हैं और समुदाय के कुछ समझदार लोगों के साथ मिलकर पंकज और मंटू का विवाह कराने का फैसला करते हैं। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में एक क्रांति जैसा है उस माहौल में। ये न सिर्फ डब्ल्यू नेता के राजनीतिक प्लान पर पानी फेरता है, बल्कि ये समाज के बने बनाए नियमों और दबावों के खिलाफ एक स्टैंड भी है। और सबसे बड़ी बात, झांझा बाबा खुद पंकज का कन्यादान करते हैं। वाव! ये जैसे परंपरा को एक नए मानवीय अर्थ में अपनाना है। ये दिखाता है कि परंपराएं कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, उन्हें समय और जरूरत के हिसाब से मुड़ा भी जा सकता है। शादी कैसे होती है? धूमधाम से? नहीं, बहुत सादगी से होती हैं। गांव के कुछ ही लोग शामिल होते हैं और फिर पंकज और मंटू नाव में बैठकर सरयू नदी पार करते हैं। ये सीन ये बड़ा सिंबॉलिक लगता है। हाँ, बहुत, जैसे बाढ़ के पानी से गुजरकर एक नई जिंदगी की ओर जाना। और उपन्यास का अंत होता है मुस्कुराते हुए चांद के साथ। चांद पर की चंदा, शायद पंकज के नाम का प्रतीक, और एक उम्मीद की किरण भी। तो इन अंशों के जरिए हमने चांदपुर की जिंदगी की कई झलकियां देखी। मतलब गरीबी है, पिछड़ापन है, भ्रष्टाचार है, समाज के जकड़न है, त्रासदी है, लेकिन इनके बीच कहीं ना कहीं उम्मीद भी है, एक लचीलापन है, प्रेम है और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी है। बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि चाहे वो नकल का कल्चर हो या दहेज की प्रथा हो या फिर राजनीतिक स्वार्थ, ये सब सिस्टमिक मुद्दे हैं जो आम लोगों की जिंदगी को मुश्किल बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही पंकज का वो पढ़ने का जुनून, मंटू की वो मासूमियत भरी भावनाएं और झांझा बाबा का वो सही समय पर उठाया गया कदम, ये व्यक्तिगत चुनाव दिखाते हैं कि इन्हीं मुश्किल हालात में भी प्रतिरोध की, बदलाव की गुंजाइश हमेशा रहती है। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे व्यक्ति और समुदाय परंपराओं, सामाजिक दबावों और बदलते वक्त की चुनौतियों के बीच अपना रास्ता बनाते हैं।
हाँ, और शायद यही सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए भी छोड़ सकते हैं कि आज के दौर में जहाँ बाहरी दबाव और अंदरूनी मुश्किलें हर समाज में हैं, वहाँ परंपरा और प्रगति के बीच ये संतुलन कैसे बनता है। और उपन्यास में दिखाए गए चांदपुर जैसे जो अनगिनत गांव हैं, कस्बे हैं, समुदाय हैं, उनका भविष्य किन बातों पर निर्भर करेगा? बिल्कुल, ये कहानियां हमें अपने आसपास की दुनिया को और गहराई से देखने के लिए क्या सिखाती हैं, इस पर जरूर सोचना चाहिए।